हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा @स्टडी। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे इतिहास के स्रोत के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इतिहास के स्रोत, पहला है भौतिक अवशेष। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं। उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ, परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये एक टीले का ही एग्जाम्पल है जो कि हमारे ज़मीन से थोड़ा उभरे हुए प्लेस पे है, और ये हमें बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। अगर इनकी खुदाई की जाए, इनका परीक्षण किया जाए, तो इनके आधार पर हम बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में, लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि टीला धरती के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जहाँ पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है, एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। ये जो कल्चर है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। उसमें से कुछ कल्चर एक तरह के ही दिखाई देते हैं, तो कुछ कल्चर कई प्रकार के दिखाई देते हैं, और कुछ होते हैं कि जो कई सारे कल्चर को एक किए होते हैं, जिनमें कि एक कल्चर कई संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित किए रहता है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृदबांड अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति के द्योतक हैं, कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के। ये देखिए, हमारा ये एक मृदबांड का ही एक कल्चर है। ये जो मृदबांड है, इट मीन्स कि ये एक पुराने ज़माने में बर्तन के रूप में काम में आते थे। जैसे कि ये एक पॉट है जिसमें कि लगता है कि इसमें खाना पकाए जाते होंगे, या फिर कुछ स्टोरेज के रूप में इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। ये भी किसी न किसी कल्चर के ही सिंबल हैं। मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियाँ जो पूर्व काल की भी हो सकती हैं और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीलों का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों की क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। रामायण और महाभारत के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। प्राचीन राजाओं के बारे में जानकारियाँ मिली हैं, कई शासकों के बारे में जानकारियाँ मिली हैं कि वो लोग किस प्रकार अपने जीवन यापन करते थे, किस प्रकार का उनका युद्ध स्थल था, कैसे उनके शासन प्रणाली थी, इत्यादि के बारे में। टीले की खुदाई दो तरह से की जा सकती है, अनुलम या क्षैतिज। अनुलम उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमित तांता उद्घटित हो। यह सामान्यतः स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। ये देखिए, हमारा अनुलम खुदाई हमारी एक छोर से होकर दूसरे छोर लंबाई में जाती है, और ये एक लिमिटेड एरिया में ही होता रहता है। इसके विपरीत क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले की या उसके बृहद भाग की खुदाई। इस तरह की खुदाई में हम उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। क्षैतिज उत्खनन में हमारा एरिया इस टाइप से होता है कि जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं इस बड़े भाग को अपने अंदर ले लेता है, और इसके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चीली होती हैं। अधिकांश स्थलों की अनुलंब खुदाई होने के कारण उनमें हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालानुक्रमित सिलसिला मिल जाता है। क्षैतिज खुदाइयाँ
खर्चीली होने के कारण बहुत कम की गई हैं। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता। जिन टीलों का उत्खनन हुआ है उनके भी पूरा अवशेष विभिन्न अनुपातों में ही सुरक्षित हैं। चूँकि जो क्षैतिज खुदाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा खर्चीली होती हैं और उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, इस वजह से वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई हैं जितनी कि अनुलंब खुदाइयाँ हुई हैं। तो कुछ अवशेष ऐसे रह गए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी आज तक भी नहीं हो पाई है और वो अभी भी उन टीलों के नीचे सुरक्षित हैं, उस जगह पे सुरक्षित हैं। कुछ कल्चर जिनके बारे में अभी जानना बाकी है। सूखी जलवायु के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे हैं। जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर सूखी जलवायु होती थी, मीन्स कि ड्राई वेदर होता था, तो वहाँ पे कुछ कल्चर अभी भी हैं और जो थे उनको उजागर किया गया है। किंतु मध्य गंगा के मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों की नम और आर्द्र जलवायु में लोहे के औजार भी संचालित हो जाते हैं। कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेषों को खोजना कठिन होता है, क्योंकि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो कि नम वाले होते हैं और वहाँ पानी होता है, जिसकी वजह से नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ से हमें कुछ कल्चर के बारे में जानकारियाँ नहीं मिल पाई हैं। जैसे कि कच्ची मिट्टी के घर, कुछ क्षेत्र ऐसे हुए हैं कि वहाँ पे जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही कठिन है। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में तो पक्की ईंटों और पत्थरों के भवनों के काल में आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। इसी प्रकार उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिन बस्तियों में रहते थे उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृद भांड उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे और कैसे औजारों या हथियारों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी रख देते थे। इट मीन्स कि वो गाड़ देते थे और उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। ये एक महापाषाण या मेगालिथ का ही एग्जाम्पल है, यहाँ पे कि बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा हुआ किया गया है। हालांकि सभी महापाषाण इसी श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई बतलाती है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। ये हमें महापाषाण या फिर ये पत्थर ही हमें बतलाते हैं कि दक्कन के लोग या फिर अन्य कल्चर के लोग किस प्रकार का जीवन यापन करते थे, क्या उनकी भोजन प्रणाली थी, कैसे वे लोग रहते थे, पशुपालक थे या क्या थे, चरवाहा थे। ये सारी जानकारियाँ हमें इन्हीं सब चीज़ों से प्राप्त होती हैं। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। इनमें जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो भी पत्थर या मिट्टी या कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, जैसे किसी जानवरों के अवशेष हों, चाहे किसी मृत व्यक्ति के अवशेष हों, उनका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया जाता है और यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि वे किस काल की हैं, कितनी पुरानी है, क्या इनका सिस्टम था, इत्यादि के बारे में। रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से यह पता लगाया जाता है कि वे किस काल के हैं। रेडियो कार्बन या कार्बन 14
कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। कार्बन एक रिएक्शन है जो कि सभी के बॉडी में होता है और वो एक आइसोटोप के रूप में सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इट मीन्स कि सबके बॉडी में रहता है और उसी के आधार पे सभी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जाता है कि वे किस काल के हैं। सभी रेडियोधर्मी पदार्थों की तरह इसका भी निश्चित या समान गति से क्षय होता है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो रेडियोकार्बन के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में रेडियोकार्बन का भी समन्वय होता रहता है। परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब इसमें विद्यमान रेडियोकार्बन इनकी क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन यह हवा और भोजन से रेडियोकार्बन लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान रेडियोकार्बन में आई कमी को माप करके उसके समय का निर्धारण किया जाता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि C14 का रेडियोकार्बन का जो क्षय होता है वह समान गति से होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यह ज्ञात है कि रेडियोकार्बन का आधा जीवन 5568 वर्षों का होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन वह काल होता है जिसमें उस वस्तु की आधी रेडियोधर्मी धारिता लुप्त हो जाती है। इस प्रकार अगर कोई वस्तु 5568 वर्षों पहले से निष्प्राण हो गई हो तो उसकी रेडियोकार्बन धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब वह जीवित थी। अगर वह 11,136 वर्ष पहले निष्प्राण हुई तो उसके रेडियोकार्बन की धारिता उस समय की तुलना में चौथाई रह जाएगी जब वह जीवित थी। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास बनता है। ये जो भी हमें जानकारियाँ मिलती है पौधों के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी पशु के बारे में कि वे किस काल की हैं, वह उनकी कैसे उत्पत्ति हुई, क्या उनका रहन सहन था, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, इत्यादि के बारे में भी जानकारी हमें रेडियोकार्बन के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। इस रेडियोकार्बन के आधार पर ही हम ये जान पाए हैं कि राजस्थान और कृषि में और अन्य प्लेसेस पे कृषि की उत्पत्ति कब हुई, लोग कृषि करना कब स्टार्ट किए थे। धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणाम से पता चलता है कि वह जगह कहाँ है जहाँ से ये धातुएं प्राप्त की गई हैं, और इससे धातु विज्ञान के विकास की अवस्थाओं का पता लगाया जाता है। जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, वैज्ञानिकों को प्राप्त होती हैं, वे उसके रिएक्शन के द्वारा उसमें कुछ विश्लेषण करते हैं और उसके रिएक्शन के द्वारा वो जान पाते हैं कि वो वस्तुएं किस काल की हैं, उसका क्या उपयोग होता था, कैसे इसको रखा जाता था, इत्यादि के बारे में भी हमें सारी डिटेल्स इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है और उनके पालतू होने तथा तरह तरह के काम में लाने का पता लगाया जाता है। रेडियोकार्बन के द्वारा ही हमें जान पाते हैं कि प्राचीन काल के पशु जो कुत्तों के अवशेष मिले, घोड़ों के अवशेष मिले हैं, हाथियों के अवशेष मिले हैं, उन पालतू होते थे या उनका किस प्रकार उपयोग किया जाता था, इत्यादि जानकारी हमें रेडियोकार्बन के द्वारा ही प्राप्त हो सकी है। सेकेंड टॉपिक है हमारा सिक्के। अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिले हैं। इनमें से अधिकांश जमीन को खोदकर निकाले गए हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन या धातु मुद्रा सिक्का चलता था। हमारे धरती से अनगिनत खजाने निकले हैं। इनमें से बहुत सारे सिक्के और अभिलेख, डॉक्यूमेंट जो कि हमें कह सकते हैं, वो हमें मिले हैं जो हमें अपने पूर्वजों की जानकारियों को देते हैं।
इन सिक्कों से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकी हैं। पुराने सिक्के, ये देखिए कुछ सिक्के हैं यहाँ पे। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के साँचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश साँचे कुषाण काल के अर्थात ईसा के आरंभिक 3 सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल में यह साँचे लगभग लुप्त हो गए हैं। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी या कांसे के बर्तन में बड़ी हिफाजत से जमा रखते थे, ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सकें। ऐसे अनेक निधियाँ जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसे विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं, देश के अनेक भागों में मिले हैं। यह निधियाँ कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक राज किया है, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी तथा सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए हैं। चूँकि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शासन किया है, बहुत अधिक लंबे समय तक किया है, इसलिए वो भी अपने संग्रहालयों में रखने के लिए हमारे यहाँ के कुछ सिक्कों को, कुछ अभिलेखों को, कुछ पुस्तकों को लेकर चले गए हैं, जिसको कि उन्होंने एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है और लोगों को हमारे पूर्व काल की जानकारी मिलती है। प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियाँ तैयार कर प्रकाशित की गई हैं। कोलकाता के इंडियन म्यूज़ियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम आदि के सिक्कों की ऐसी सूचियाँ उपलब्ध है, परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियाँ बनाना और प्रकाशित करना अभी भी बाकी है। आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ प्रतीक मिले हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथि का भी उल्लेख है। कुछ सिक्के हमें ऐसे मिले हैं जिन पे राजाओं और देवताओं के नाम हैं, तो कुछ पे उनकी तिथियां हैं, तो कुछ हमें ये बतलाते हैं कि वो उस राजा का शासन कैसा था। ये सारी जानकारियाँ भी हमें सिक्कों के द्वारा ही प्राप्त हो पाई हैं। इस प्रकार सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है। ये कनिष्क काल का सिक्का है, ये कुषाण काल का सिक्का है और ये मौर्य काल का सिक्का है। विशेषतः उन दिन यमन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफ़गानिस्तान से भारत पहुँचे और जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों में यहाँ शासन किया। चूँकि सिक्कों का काम दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में पड़ता था, इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर मजबूत प्रकाश पड़ता है। राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियों ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए थे, क्योंकि वहाँ के भी जो व्यापारी होते थे उन्होंने राजाओं से परमिशन लेकर कुछ अपने भी सिक्के जारी किए थे, जिससे कि व्यापार को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। इससे शिल्पकार और व्यापार की उन्नत व्यवस्था सूचित होती है। सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के हमें मौर्य काल में मिले हैं, जो कि विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए हैं। हमारे जो गुप्त शासक थे उन्होंने सोने के सिक्के ही बहुत ज़्यादा जारी किए थे और वे उनके काल में लेन देन की या व्यापार की एक प्रणाली थी। इन सब से पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषतः मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब ही बढ़ा। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के सिक्के बहुत कम मिले हैं, जिससे यह
प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी रहते हैं, जिससे तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश पड़ता है। क्योंकि हमारे जो प्राचीन काल के सिक्के हैं उस पे किसी राजा के या किसी राजवंश के धार्मिक चित्र या कोई भी प्रतीक होते थे या चिन्ह होते हैं, जिसके द्वारा उस काल के धर्म और कला का प्रकाश पड़ता है। हमारे कुछ सिक्के स्क्वायर टाइप से होते थे, चौकोर होते थे, तो कुछ सर्कल शेप में होते थे, कुछ रेक्टेंगल टाइप में होते थे, जिनका हमें वैज्ञानिक परीक्षण के विश्लेषण प्राप्त हुआ है। और इन्हीं आधार पर हम यह जान सके हैं कि हमारे पूर्वज अपने काल में किस तरह से व्यापार करते थे, किस प्रकार का उनका रहन सहन था। ये सब सारी जानकारियाँ हमें इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई है। बाकी के टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।